वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में जनवरी महीने के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स को शुरू करने वाले हैं। अगर आप में से किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ये हैं हमारे पेड ग्रुप्स के नंबर्स। यहाँ पे कॉल करके आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो और जो है बाकी और कोर्सेज को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर्स में 15 से 21 जनवरी तक के, जो कि पहले वीडियो में आपको मैं दो ऑलरेडी करंट अफेयर्स कवर करा चुकी हूँ। तो अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू की फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब से जितनी भी वीकली करंट अफेयर्स को करेंगे वो एमसीक्यू को पहले करेंगे, फिर उसके पीछे का टॉपिक और कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि लोकायुक्त के ऊपर। अभी हमारे लिए दो टॉपिक्स न्यूज में चल रहे थे, एक लोकपाल और एक लोकायुक्त। तो उसी हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है जो कि लोकायुक्त से जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पहली बार लोकायुक्त की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहला सवाल आता है कि लोकपाल या लोकायुक्त ये है क्या। देखिए, भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है जो कि करप्शन के अगेंस्ट, जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ता है। अगर वो व्यक्ति केंद्र की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है और वो व्यक्ति केंद्र के चीजों को संभाल रहा है तो वो कहलाता है लोकपाल। और वही एक व्यक्ति जो है वो राज्यों में बनाया जाता है, हर राज्यों में बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है लोकायुक्त। और वो व्यक्ति होता है जो कि राज्य में आने वाले ग्रुप ए बी सी डी जो भी ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ केसेस को देखता है। मतलब उनके खिलाफ करप्शन के कामों को देखता है। मतलब केसेस नहीं लड़ रहा है, उनके लिए नहीं लड़ रहा है, उनके खिलाफ देख रहा है कि वो व्यक्ति कोई करप्शन के मामले में तो नहीं है। तो वो व्यक्ति को लोकपाल और लोकायुक्त बताया जाता है। ये हमारी नियुक्ति जो भारतवर्ष में है वो केंद्र में की गई थी 2019 में, जो कि किसको बनाया गया है? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष कहा जाता है ऐसे। तो उनके द्वारा बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और ये बात है कि लोकायुक्त जो है ना वो भारत में पहले कौन से, सबसे पहली बार कौन से राज्य में बनाया गया है? तो भारत के राज्य में कौन सा है वो? तो सीधा सवाल इस पे बन जाता है। तो आप लोगों ने अगर इसका टॉपिक पॉलिटी में पढ़ा हुआ है तब तो आपको ये आता होगा। ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता देती हूँ। इसमें पहली स्टेट है महाराष्ट्र। 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त को स्थापित किया था। भले ही बिहार ने इसको स्टार्ट करवाने के लिए, उड़ीसा ने इसको स्टार्ट कराने के लिए बातें पहले ही कर दी थी, लेकिन महाराष्ट्र ने नियुक्ति करी थी। एग्जाम में नियुक्ति पूछी जाएगी तो नियुक्ति क्या लगाओगे आंसर? महाराष्ट्र। ऐसा बोलता है कि किसने इस एक्ट को पास कर लिया था, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा ने ये एक्ट 1970 में ही पारित कर दिया था, लेकिन नियुक्ति नहीं करी थी। नियुक्ति महाराष्ट्र ने पहले करी है, उसके बाद फिर कर्नाटका ने करी है। ठीक है। बाद में आगे चल के तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लोकपाल का जो है वो पद संभाला गया था सबसे पहली बार, इसका एक्ट जो पारित हुआ था जो भारतवर्ष में, लोकपाल का 16 जनवरी को। तो इसलिए ये डे न्यूज में है 16 जनवरी का। ठीक है, 16 जनवरी का डे न्यूज में है। मानिक शॉ सेंटर दिल्ली में बनाया गया था लोकपाल। मैंने बताया ना, पिनाकी चंद्र घोष पहली बार। और ये संविधान में लिखे हुए नहीं है। ये एक जो है एक तरीके से स्टैट्यूटरी कहते हैं ना, वैधानिक निकाय, ऐसी बॉडीज जो संविधान में लिखी हुई नहीं है, हमारे पार्लियामेंट, हमारे संसद के द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम के तहत चल रही है। ठीक है। तो संसद और अधिनियम के तहत बनाई गई है। जैसे कि एनएचआरसी है, वो भी तो इसी तरीके से है। देखो इसके ना, आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ इसको लर्न कैसे करना है। आपको एक ब्लैक स्क्रीन लगा देती हूँ यहाँ पर, आप ना इस चीज से लर्न कर लो इसको। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी, लिखूंगी इंग्लिश में। ठीक है। तो क्या होता है ना, हमारे संविधान में, हमारे भारत के अंदर ना बहुत सारे निकाय हैं, बॉडीज हैं, निकाय हैं। एक निकाय होता है जिसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय वो होते हैं जो कि संवैधानिक होते हैं।
मतलब कि संविधान में उनका जिक्र है, और एक होते हैं गैर संवैधानिक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो वो होगा जिनका संविधान में जिक्र है, मतलब कि कौन से, जैसे कि यूपीएससी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग हो गया। यूपीएससी तो आप जानते ही है सभी लोग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, या यूपीएससी है, इनके हमारे पास आर्टिकल्स है ना। तो बिल्कुल इसका है आर्टिकल 324, 315, 315 से 323, इसका है आर्टिकल 324। अटॉर्नी जनरल, सीएजी, महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 248, आर्टिकल 148, सॉरी, ठीक है। तो ये होते हैं संवैधानिक, जो कि संविधान में लिखे हैं। संविधान में लिखे हैं तो उसका मतलब किसी अनुच्छेद में लिखे गए होंगे, आर्टिकल में लिखे गए होंगे, तो वही चीज है। फिर आते हैं गैर संवैधानिक, मतलब कि जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया ही नहीं गया है, गैर संवैधानिक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टैट्यूटरी और एक होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी होते हैं वैधानिक, जो कि हमारी संसद द्वारा पारित किए गए हैं। संसद ने कोई अधिनियम पारित किया, तब से उसके बाद उनको बनाया गया। तो कौन कौन से हो जाते हैं इसके अंदर? एनएचआरसी, लोकपाल, सीबीआई, ठीक है, और एसएचआरसी, सीआईसी, सीवीसी, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार आयोग। और नॉन स्टैट्यूटरी वो होते हैं जो इनमें से किसी माध्यम से, ना ही संविधान में लिखे हुए हैं, ना ही वो संसद ने पारित करे हैं, वो हमारी पीएम और पीएम की जो कैबिनेट बैठती है ना, उन्होंने मिलकर पारित कर दिया। जैसे कि हमारे पास इसका उदाहरण है नीति आयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे निकाय बनाए गए। तो देखो जितने भी निकाय हैं वो किसी ना किसी तरीके से तो आए ही होंगे, तो वो इनका तरीका है, इनको इस तरीके से लाया गया होगा। समझ गए भाई यहाँ तक? तो इसमें से जो लोकपाल है वो वैधानिक है। सबको समझ आ गई ना ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये था हमारा लोकपाल के ऊपर चीजें। लोकपाल की जो पूरी बॉडी है उसमें सभी लोगों की जांच पड़ताल करना आता है, जो भी हमारे केंद्र लेवल पे व्यक्ति और मिनिस्टर्स बैठते हैं, उन सभी का यहाँ पर काम देखा जा सकता है। तो इसमें जो है एक व्यक्ति नहीं, उनके साथ 8 व्यक्ति और रहते हैं जो कि करप्शन के अगेंस्ट यहाँ पे काम देखते हैं। और नॉर्वे और जो स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ये पहले से ही सब इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। हमने जो है 2019 के बाद से शुरू किया। हालांकि वो जो एक्ट है वो पहले ही पारित हो चुका था 2013 में, और बनाया गया था उनको ऑफिस, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई थी। ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं इसके बाद। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहाँ पर जो है अभी 47वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा और ये भी जाना होगा, जो है इन्होंने रीसेंट अभी काफी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पास भी करे हैं। काफी सारी नई नई चीजें इन्होंने पास करी हैं। इनसे जुड़ी हुई काफी खबरें जो हैं वो रोज ही बाहर आ रही हैं। जैसे उन्होंने यूएसए में जो है दो ही जो वो होते हैं जेंडर, उसके बारे में डिफाइन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने ब्रिक्स नेशन के लिए ये एक चेतावनी जारी कर दी है, ये अभी का ही करंट अफेयर है, कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, BRICS, जिसमें और कंट्रीज अब शामिल हो चुकी है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज ने अगर डॉलर की पावर को कम करने के लिए अपनी कोई करेंसी लॉन्च करी तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ट्रेड के ऊपर, और अमेरिका के साथ ट्रेड करना तो भूल ही जाओ, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। तो जो भी कंट्रीज हैं अगर ये ऐसे कर देती हैं तो उनके इनके उनके लिए इसका जो है वो बोला गया है। और साथ ही साथ यहाँ तक उन्होंने काफी सारी नई नई चीजों को बोला है, और उन्होंने WHO जो है उससे अपने आप को जो है अलग कर दिया है, मतलब एक तरीके से WHO से अपने आप को विदड्रॉ कर लिया है अभी, है ना, यूएसए ने एग्जिट कर लिया है वहां से, सुना होगा आपने। तो ये चीजें जो है वो उनसे जुड़ी हुई, अभी उन्होंने शपथ ली और उनसे जुड़ी हुई काफी सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ये छोटा सा फैक्ट मुझे बताना था, हालांकि आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताने का। अच्छा, एक चीज और याद आई मुझे कि जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं ये अपना शपथ और सारा कार्यक्रम 20 जनवरी को करते हैं। 20 जनवरी फिक्स डेट है, 20 जनवरी को ही ये चीज जो है वो करी जाती है।
तो ये भी छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फिर आता है भारत रणभूमि दर्शन। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये चीज को जो है वो लॉन्च करा है, जिसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन। एक ऐप भी बनाई गई है, ठीक है, ये बताने के लिए कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर लड़ाइयाँ, युद्ध के मैदान लड़े जा चुके हैं, ये दिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर करा है, इनक्रेडिबल इंडिया में, ताकि लोगों को, वैसे हमें हमारा इतिहास जरूर पढ़ाया जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, परंतु हम लोग हर बार सिर्फ लड़ाइयाँ जो हमारी हुई है, युद्ध जो हमारी हुई है, वो पूरे डिटेल में नहीं पढ़ते, केवल तीन चार युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है। 1962 का, 1965 का, 1971 का और 1999 का कारगिल, तो यही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि जितने भी वर्चुअली आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेक्टिव कंटेंट है। आप भी चाहो तो इसको भारत रणभूमि दर्शन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें ये भी बता दिया गया है, मतलब बहुत सारी साइट्स वगैरह दिखाई गई हैं, गालवान वैली, दोकलाम प्लेट्यू के बारे में, एलओसी एलएसी के बारे में, लोंगेवाला की जो बैटल हुई थी वो, तो काफी सारी जगहों को यहाँ पर दिखाया गया और ये बताया गया कि भारत जो है वो किस तरीके से ये चीजें आपको, मतलब ये लॉन्च हुई है। अच्छा, ये कौन से दिन को हुई है? ये हुई है 15 जनवरी को। क्यों 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हमारा आर्मी दिवस, आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन ये काम जो है वो किया गया है। ठीक है, तो ये आप ये जरूर याद रखिएगा। ये एक ऐप है और मेरे हिसाब से काफी अच्छी पहल है। और ये ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है वो जरूर याद रखना। मेन तो यही चीजें पूछी जाती है कि इसका काम क्या है ना, ये लॉन्च किसने करी और काम क्या। तो लॉन्च जरूर याद रखिएगा। इसमें सियाचिन का भी है, बॉर्डर एरियाज के बारे में हमको बताया जाएगा, और जरूरी भी है जानना, है ना, हमारे देश के बारे में जानना जरूरी भी है। तो छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए करवाया है मैंने। अगला क्वेश्चन है हमारी कुछ एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि जिसके अगला जो टॉपिक पढ़ाने वाली है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सैन्य अभ्यासों से जुड़ा हुआ है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये वाला भी एक हमारी एक्सरसाइज है। अभी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2024 में हुई थी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, 25 में भी हो ही जाएगी। तो ये हम किसके साथ करते हैं? मंगोलिया के साथ करते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, मंगोलिया के साथ ही करते हैं। कहाँ पे हुई थी? उलन बटार, मंगोलिया में ही इस बार ये कंडक्ट हुई थी। 2024 का है ये डेटा, क्योंकि 25 तो अभी शुरू ही हुआ है। अभी एक्सरसाइजेस तो सिर्फ सूर्य किरण ही हुई है, आपको मैंने वो करंट अफेयर में कवर करवा दी है। अभी और एक्सरसाइजेस हुई नहीं है, जैसे जैसे और होंगी मैं आपको वो कवर कराती जाऊंगी हर बार। तो मंगोलिया के साथ ये वाली एक्सरसाइज जो हुई है, ये उलान बटार मंगोलिया में कराई गई है। मंगोलिया की आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्मी, बाकी सब लोग भी आए थे उसमें। ठीक है, ऐसे ही अगली एक्सरसाइज है संप्रीति। क्या संप्रीति हम नेपाल के साथ करते हैं? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नेपाल के साथ केवल एक ही सैन्य अभ्यास किया जाता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, उसके अलावा बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो इसमें से टू पेयर्स ओनली करेक्ट है। संप्रीति हमारी बांग्लादेश के साथ होती है, संप्रीति एक्सरसाइज भी बांग्लादेश के साथ ही होती है। 2024 में भी हुई थी इंडिया में, उमरोई मेघालय में। ठीक है, ये संप्रीति जो हुई थी ना, वो हुई थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ वेन्यू इसका, उमरोई मेघालय में। ठीक है, अगली इसके बाद आती है, अब जो करंट अफेयर है जो एक्चुअली में पढ़ना है वो है ये। अब एक्सरसाइज हुई है ला पेरोसी एक्सरसाइज, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में कराई गई है। अब सवाल ये आता है कि ये क्या है? ठीक है, ये जनवरी में ही शुरू हुई है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती, केवल एक कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ला पेरोसी एक्सरसाइज, ला लिखा है ना, तो फ्रांस से जुड़ी हुई लग रही है ना कुछ, तो वही है ये चीज। इसमें नेवी हमारी गई है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, काफी सारी नेवीज को यहाँ बुलाया गया है, ताकि वो लोग आपस में क्या कर सके, कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। पहली बार इसका जो सबसे पहला 2019 में किया गया था, अब 2021 में जो किया गया उसमें इंडिया ने ज्वाइन करा है। यहाँ पर फ्रेंच की नेवी ने इसको शुरू करा है। 2 साल में एक बार होने वाली है, द्विवार्षिक है ये। ठीक है, बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार होने वाली। और ये इंडिया ने अभी ही ज्वाइन करा है 2021 में। तो अब इसके बाद जो अब हुई है, दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करा है ना, 2021 हुई, फिर 23 में हुई है, फिर 25 में हो रही है। ये मलक्का, सुंडा, ये जो स्ट्रेट्स पड़ती है ना, इनके आसपास यहाँ पर कंट्रीज के बीच में हुआ है। और इसमें हमारी तरफ से गया है आईएनएस मुंबई, हमारा जो शिप है, डिस्ट्रॉयर शिप है ये, मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप, उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। तो एक्सरसाइज ला पेरू से
ये आपको याद रखनी है। और ये फ्रांस ने ही होस्ट करी थी पूरी तरीके से, ताकि कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। और इसके तहत अपना इंडिया जो है ना, वो एक बढ़िया कोऑपरेशन कौन सा बढ़ाता है, ये वाला सागर। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस इनिशिएटिव को इंडिया जो है वो बढ़ाता है, सागर इनिशिएटिव्स को, ताकि सभी को यहाँ पर जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, सभी को यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोकसभा होते हैं, जो स्पीकर लोकसभा के हैं, क्या वही डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मतलब कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, क्या केवल उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा ही तय किया जाता है। और ये वाला जो डिसीजन होता है, क्या वो कहीं और चैलेंज कर सकते हैं, क्या वो क्वेश्चन किया जा सकता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा? तो ये गलत लिखा हुआ है। मतलब ये ठीक है, मतलब ये नहीं चैलेंज किया जा सकता, स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने मनी बिल धन विधेयक पढ़ा होगा अनुच्छेद 110 के अंदर। ऐसा कोई भी बिल जो टैक्सेस की बात कर रहा है, जो हमारे अ, जो कर होते हैं उनको उनके ऊपर बात कर रहा है, तो उनको हम जो है मनी बिल में काउंट करते हैं। और ये जो पूरा बिल होता है मनी बिल, ये लोकसभा में ही केवल आ सकता है, और ये केवल पब्लिक मेंबर ही ला सकता है। सार्वजनिक जो सदस्य होता है, जो मिनिस्टर होता है, केवल वही इस बिल को लेके आ सकता है। और ये जो पूरा बिल होगा, ये पूरा बिल लोकसभा में पास होगा साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। राज्यसभा के पास ये केवल मुंह दिखाई के लिए जाता है, मतलब राज्यसभा के पास इसको लेकर के कोई शक्तियां नहीं होती, राइट? तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। जो स्पीकर है लोकसभा का, उसके पास ही ये पूरी शक्तियां होती है कि वो बताए कि वो बिल मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि बिल भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सारी चीजें तय करने की जिम्मेदारी स्पीकर ऑफ लोकसभा के हाथ में। अब आप कहोगे कि मैंने अचानक से पार्लियामेंट का क्वेश्चन पॉलिटी का क्यों पूछ लिया? क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। अभी ना एक पटना में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है लोकसभा के स्पीकर्स की। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर की, जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसकी। जैसे एक स्पीकर आएंगे उसके अंदर, और बाकी जो राज्य की जितनी भी विधानसभा है, जो उसके स्पीकर हैं, जो सभापति हैं, सारे वो भी आएंगे। तो उनकी सबकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है पटना के अंदर, जिसमें ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट है, और जो लोकल बॉडीज है, सबको एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आओ। सभी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ले आओ। एक राष्ट्र एक विधायी मंच की, विधायी मतलब जो कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाते हैं? संसद बनाती है और विधानसभा बनाती है। तो इन सबका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को देखिए कि सारी बिल एक्ट हर चीज जो है वो उसी में ही लिखी जानी चाहिए। तो ये वहां से टॉपिक निकल के आया, अभी कॉन्फ्रेंस हुई है इसलिए। ठीक है, तो ये वाली कॉन्फ्रेंस होती है कि हमेशा, बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सभी पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर सबको यहाँ पर बुला के की जाती है। शिमला में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस मतलब हमेशा ही होती है। तो अभी ये जो है वो न्यूज में थी, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ठीक है भाई, तो कॉन्फ्रेंस हुई है, याद रखिएगा। लोकसभा के जो अभी के स्पीकर है ओम बिरला ने उसको शुरुआत करा है, और बाकी सब भी यहाँ पर पहुंचे थे, और धीरे धीरे करके सब लोगों ने फिर उसमें अपनी ये बात कह करके ये चीज डिसाइड करी है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से एक ही नेशन का एक ही लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म जो है वो तय करने वाले हैं। तो 1921 में पहली बार हुई थी शिमला में। अभी ये कहाँ पे हुई है? बिहार की कैपिटल पटना में। ठीक है, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जो भी डेटा होगा सब एक ही साथ शेयर किया जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, पेपरलेस काम हो जाएगा, इको फ्रेंडली है। एआई का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, और उस पर अपडेट भी लोगों को प्रोवाइड करो कि क्या क्या कब कब हो रहा है। रोज के रोज उसमें डेली की डेली अपडेट भी आनी चाहिए कि कौन सी जगह पर, जैसे पार्लियामेंट में सेशन हुए या पूरे, जैसे अभी क्या है, अगर हम यूपी का देखना चाहे तो हमें पता नहीं है कि यूपी की विधानसभा में क्या चल रहा है। अगर आप कोई दिल्ली की विधानसभा से बिलोंग करते हो, तो आपको राजस्थान की विधानसभा के बारे में नहीं पता है। तो अगर एक ही साथ हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सी विधानसभा में किस प्रकार का कौन सा बिल कब पास किया गया है, कौन सा बिल कब कहाँ पे पास किया जा रहा है, वो सब कुछ एक ही जगह पे मौजूद हो जाए। तो ये तो बहुत बेहतर चीज हो जाएगी। तो वही कोशिश इसमें की जा रही है। ये सारे बिल एक ही जगह पर एक साथ हो जाए, जिससे हमें भी आसानी हो जाए चीजों को समझने में। समझ रहे हो? तो वो चीज है इसके अंदर। अगर ये हो जाता है और लागू भी हो जाता है अच्छे से, तो बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है प्लैनेट परेड।
बड़ा न्यूज में आ रहा था ये टॉपिक। तो पहले आप जरा इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ो। प्लैनेट परेड, अभी ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आया क्योंकि ये चीज देखी गई है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए ही ये टॉपिक न्यूज में आया। तो प्लैनेट परेड क्या चीज होती है? ये देखो भाई, अभी क्या हुआ है, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मार्स, यूरेनस और नेपच्यून, जानते हो ना सोलर सिस्टम के। तो ये वाले जो प्लैनेट्स है ना, ये एक साथ दिखे गए हैं। ऐसा होता है जो कि इसमें सारे के सारे प्लैनेट्स एक साथ एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या अलाइनमेंट हो जाती है एक साथ प्लैनेट की, इसे कहते हैं प्लैनेट की परेड लग जाना। परेड लगने का मतलब होता है कि एक साथ दिखने लग गए हैं आपको, एक ही जगह पर एक ही लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है, इसे प्लैनेट परेड कहते हैं। 21 जनवरी 2025 को ये चीज देखी गई है, इसलिए मैंने आपसे टॉपिक पूछा है और ये मैंने फिर आपको फैक्ट्स बता दिए। बिना किसी चीज के, बिना किसी उपकरण के आप वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स को भारत से मतलब धरती से देख सकते हो। यूरेनस और नेपच्यून को देखना तो बाइनोक्यूलर्स चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम ये जो देखा गया था वो मई जून 2024 में देखा गया था, और अभी ये देखा गया था अभी जनवरी में। वैसे कहा गया था कि 2025 फरवरी तक नहीं होगा, लेकिन जनवरी में देखी गई है ये चीज। नासा ने भी यही बोला है। और ये हर साल नहीं होता, ये कभी कभी रेयर ही होता है। इस बार हो गया तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 21 जनवरी को था और अगला बोला जा रहा है कि 28 फरवरी को भी होगा। अभी जब 28 फरवरी आएगा ना 2025 में, तब भी जरूर देखेगा। ऐसा कहा जा रहा है नासा द्वारा कि 7 प्लैनेट्स एक साथ परेड जो है, मतलब उनकी एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आप जरूर बिल्कुल याद रख सकते हो, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कर लो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही लिखी हुई है? प्लैनेट परेड जो होते हैं उसमें ये दिखता है कि सारे मल्टीपल प्लैनेट्स एक साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल। लास्ट ये मई जून 2024 में देखा है। मरकरी एक ओनली प्लैनेट है जिसको दूरबीन की आवश्यकता होती है, गलत हो गया। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल वाइल स्टार्स डू। ठीक है, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, चमकते नहीं है ना, ये बात तो सही लिखी हुई है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस नहीं, क्योंकि क्या होता है कि वो आ, उनको जो लाइट आती है ना, वो वहां से ही ये जो है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस नहीं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है भाई, सो ये एक पूरा ऑप्शन और ये पूरे जो क्वेश्चन है इसको भी दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, स्नेक बाइट के ऊपर है। टॉपिक है स्नेक बाइट। अभी क्या हुआ है कि इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया है। स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर स्नेक बाइट की वजह से जो सांप डंक मारता है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मृत्यु होती है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता है। तो इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अभी बोला गया है। ठीक है, और इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे रहती हैं स्नेक्स की। 2000 से ज्यादा डेथ हो जाती है इसके अंदर रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, और जो है अब जो ये वेनम्स होते हैं, जो ये सांप के डंक से आते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए एंटी वेनम चाहिए होता है, इसका एंटीडोट चाहिए होता है। अब वो जो एंटी डेनम, इसका एंटी वेनम है, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर है, सॉरी। हाँ, एंटी वेमिन जो होता है वो इंडिया उसको बनाता भी है, कंज्यूम भी करता है। बॉडी के अंदर टॉक्सिन रिलीज कराए जाते हैं ताकि बॉडी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम इसके अगेंस्ट काम करके उसको हील कर सके। तो इसे हम कहते हैं स्नेक बाइट एनवेमिनिंग। एनवेमिनिंग का मतलब होता है स्नेक का काटना। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल था, न्यूज में आ रखा था और न्यूज़पेपर में था, तो मैंने ये आपको बता दिया है। बस इतना याद रखिएगा कि ऐसा इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि आपको लगेगा कि हो सकता है कि इंडिया को ना कहा जाता हो ऐसा, पर ऐसा नहीं है। इंडिया ही इस पे काउंट किया जाता है, इसका एंटी वेमेन भी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अभी आप लोगों ने सुना होगा, जो भी बच्चे 1 जनवरी 2025 के बाद से पैदा हो रहे हैं उन सभी बच्चे को जनरेशन बीटा के रूप में जाना जाए, है ना। आपने ये शब्द सुना होगा, जेनजी, मिलेनियल्स, अल्फा, है ना। ये शब्द क्या है? ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में काफी वायरल रहते हैं। तो ये चीज क्या है? ये मतलब कोई एक स्पेसिफिक डेट है कि ऐसा होगा ऐसा होगा? तो बिल्कुल स्पेसिफिक डेट है, मैंने आपके सामने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये चीज निकल के आई थी। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के मतलब 46 से लेके 64 के बीच में पैदा हुए हैं ना, उनको तो यहाँ पर बोल दिया जाता है, यहाँ पर उनके लिए नाम रहता है अलग से, बेबी बूमर्स। फिर जेन एक्स, जेन वाई, मिलेनियल्स 1980 से 95 तक। फिर 60 से 96 से 2000 तक जेन जी, और जेन अल्फा 2011 से 24। मुझे ऐसा लगता है आप में से जितने भी बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट जेन जी ही होंगे,
है ना। जेनजी हो सकता है, जेन वाई भी कोई हो, तो बताना आप जेनजी हो या जेन वाई हो। ठीक है, तो जेनजी के जो बच्चे हैं इस तरफ, और उसके बाद फिर जो अब पैदा हो रहे हैं उन्हें जेन बीटा कहा जाता है। और ये कहाँ से आया, ये जेन जी, जेन बीटा और ये सारी चीजें? ये जो है कार्ल माहिनिम ने अपनी एक किताब लिखी थी, एक पेपर लिखा था, पब्लिश किया था, द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन, उसमें ये टर्म्स लेके आए थे। और फिर वो टर्म्स यहाँ से जो है वो पॉपुलर होती जा रही। ठीक है, तो ये था ये वाला आर्टिकल जो करवाना चाहती थी मैं आपको। समझ गए भाई, छोटा सा आर्टिकल था, इसमें आप पढ़ सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये वाला पढ़िए। कभी भी हमारी पार्लियामेंट एक लॉ बना देती और वो लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट को हार्म करता है, उसका उल्लंघन करता है, खतरे में डालता है, तो वहां पर ऐसा कौन सा लॉ है, हमारा आर्टिकल जो ये कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट गलत नहीं बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा गलत बना दिया जाएगा तो उसमें जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या लिखता है? आर्टिकल नंबर जो 13 है वो इससे जुड़ा हुआ है, वो लिखता है, मैं लिख देती हूँ पहले पूरा। इफ एनी लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अगर कोई भी ऐसा हमारा मौलिक अधिकार ऐसा बनाया जाता है जो पुराने मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसे जो है खोखला डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये काम करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 13 में लिखा है, तो वही मैंने सुप्रीम कोर्ट का जुड़ा हुआ आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जैसे ये काम कर सकता है, मैंने ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट का बताया अभी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जो साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स की बात करूँ, घर के तो चलो हमारे हाथ में है किस तरीके से घर के टॉयलेट्स को साफ रखना है, ठीक है, लेकिन जो वॉशरूम्स होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब पब्लिक जो सॉरी जो टॉयलेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये एक ह्यूमन नीड है, और आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को ये चीज मिलनी चाहिए। जबकि हमारे देश में तो स्वच्छ भारत अभियान भी चल ही रहा है, चल भी चुका है, उसके ऊपर काफी चीजें चर्चाएं भी हो चुकी हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अभी बोली कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 21 आपको पता होना चाहिए, जो कि कहता है लाइफ एंड लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, जीने का सबको अधिकार है। जीने का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि आओ जियो और मर जाओ, नहीं, जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो भी आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि क्या मिलना चाहिए हमें? हमें साफ साफ वातावरण मिलना चाहिए, हमें सोने का अधिकार होना चाहिए, अच्छे से जीने का अधिकार होना चाहिए, और महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए सेपरेट टॉयलेट मिलना सभी का अधिकार है यहाँ पर। कोर्ट ने ये बातें कही हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और ये भी बोला गया है कि जो ट्रांसजेंडर है ना उनके लिए भी अलग से यहाँ पर वॉशरूम्स होने चाहिए। ठीक है, ये और पुराना चीज चलती आ रही है। ठीक है, 2 3 जेंडर्स, अगर कोई भी स्टेट या यूटी अगर 3 जेंडर्स के लिए साफ वॉशरूम प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का दर्जा दे ही नहीं सकती हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। सैनिटेशन हमारी डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 47 में कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि उसके अंदर ये चीजें बताई गई। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट सारे करंट अफेयर्स। आप क्वेश्चन के फॉर्म में किए हो, काफी सारी नई नई चीजों को जाने हो आज क्लास में, तो इनको अच्छे से नोट्स बनाना। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहले आप सारे वीकली करंट अफेयर जो 4 हफ्तों के आपके अपलोड हो रही हैं, पहले उन चारों हफ्तों के वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ो, फिर जो मंथली हमारा आता है उसको पढ़ो। फिर आप कह सकते हो कि आपके करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि उससे क्या होगा कि किसी भी टाइप का करंट अफेयर आपका छूटेगा ही नहीं, आपके सारे करंट अफेयर उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। समझ गए यहाँ तक? तो ये चीजें अच्छे से लिख लेना, सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चल रही है आपको, तो इस तरीके से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करना। बाकी अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले लेक्चर में, जिसमें जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से, ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए।